गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नीट बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं अभी तक क्लासेस इसमें पिछले टर्म पे आपने स्टडी किया होगा शायद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसके साथ में ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हमें 3 लेक्चर्स दिए गए हैं। दैट लेक्चर्स बिलोंग्स टू द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास। यूनिट का नाम ही वैसे पूरा मिला करके दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर हम इवोल्यूशन करते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ओके, जेनेटिक्स के लिए जो था कुल मिला करके 3 लेक्चर्स मैंने लिए थे इसमें, जिसमें हम लोग आपका जो फर्स्ट चैप्टर था इनहेरिटेंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ क्या था इनहेरिटेंस वेरिएशंस करके लेकर चल रहा था, और दूसरा पार्ट में मॉलिक्यूलर बेसिस वो मैडम ने आपको लास्ट में पढ़ाया होगा इस तरह। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन या आप लोग जिसको हिंदी में पढ़ते हैं आपको जैव विकास। अभी आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के, तो हमारा कोशिश रहेगा कि अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से कुछ लेक्चर्स ऐसे थे, कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिए। इफ यू रिमेंबर, approximately 30% of the syllabus was deleted by the different boards. गवर्नमेंट ने कोविड की कंडीशंस को देखते हुए 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड रहा हो, यूपी बोर्ड या कोई और साथ में ही आपका जो सीबीएसई बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं या हिंदी मीडियम हो, उनके अंदर भी क्या था सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया था 30%। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास में भी डिलीटेड था, और अभी ये बात करें हम लोग 12th क्लास, तो यहाँ पर भी डिलीटेड क्वेश्चन में आता है। ओके, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, कोशिश करेंगे मेजर पॉइंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आते हैं उनको हम लोग कवर अप करें। यहाँ पर आपका जो आता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो आप इसको लेके चलते हैं कुछ कॉमन सी चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे कि ओके हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, दिस टर्म वाज गिवन बाय Herbert Spencer, क्लियर? यस। बाकी एवोल्यूशन को लेकर चले, मैक्सिमम वर्क जो है एवोल्यूशन का दैट इज डन बाय द, हम लोग जो मेजर क्रेडिट देते हैं उसको देते चलते हैं डार्विन को। हालांकि ऐसा रिटर्न में नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछता है कि फादर ऑफ द एवोल्यूशन कोई है, दैट इज द डार्विन, चार्ल्स डार्विन। डिफाइन करते हैं इसको, इट इज द डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद मॉडिफिकेशंस, यस। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी नई स्पीशीज जो आएंगी डेवलप होकर के, उनमें कोई ना कोई चेंजेस हुए। चेंजेस हैं मतलब आपने जो पढ़ा अपने जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके थ्रू क्या हुआ, वेरिएशंस आए उनके अंदर, और वेरिएशंस के एज अ रिजल्ट ऑफ द वेरिएशंस क्या हुआ, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। जो आपने स्पेशिएशन वगैरह टॉपिक्स पढ़े होंगे उसमें डिस्कस किया होगा। अब यहाँ इसको लेकर चले तो इवोल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, आप इसको ऐसा कहेंगे कि जीवों में क्रमिक गति से धीमी गति से होने वाला विकास, या फिर जीवों में धीमी गति से होने वाला क्रमिक विकास, जिसके फलस्वरूप सरल से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ कुछ चीजें आती हैं, मैंने बताया कि स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस, इन ऑर्गेनिजम्स, यस, बाय विच क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म, सरल से जटिल की उत्पत्ति हुई, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव विकास कहेंगे। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर हम लोग बात करें तो इसमें मेजरली 4 पार्ट्स आते हैं। ऑर्गेनिक जेनेटिक्स को तो भूल जाइए, यहाँ से कोई मतलब नहीं है इसका, हालांकि इवोल्यूशन का मेन जेनेटिक्स ही है। आपको बताया इसके अंदर 4 क्वेश्चन उसको लेकर चलते हैं। नंबर 1 इसमें जो बात करेंगे हम लोग अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बेसिकली इसमें भी क्या रहेगा, लाइफ से पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स कैसे बना,
फिर अर्थ कैसे बनी, फिर अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, ओके, उससे रिलेटेड है। दूसरा जो यहाँ पर लेकर चलते हैं, इट इज अबाउट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। दूसरा मेजर चीज आती है अबाउट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। यस, क्या क्या ऐसे प्रमाण हैं, याद रखिए एविडेंसेस के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ओरिजिन वगैरह के ऊपर कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत तरह के एविडेंसेस हैं जो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं, इसका मेजर पोर्शन है। तीसरा जो लेकर चलते हैं, इट इज अबाउट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। दीज आर अबाउट द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। मेजरली आपको जो लेकर चल रहे हैं डार्विन की थ्योरी, उसके बाद में सॉरी उससे पहले जो आई थी दैट वाज लेमार्किज्म, लेमार्क की थ्योरी, बाकी और छोटी मोटी हैं, लेकिन खासतौर से तीसरी जो बात करते हैं ह्यूमन पेरिस की जो म्यूटेशन थ्योरी है उसको है। म्यूटेशन में आपको खुद बता चुका हूँ आपको, जो आपका जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाला। यस, चौथा जो लेकर चलते हैं बहुत मेजर क्वेश्चन, इट इज अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन बेसिकली ये एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, एंथ्रोपोलॉजी याद है ना, एंथ्रोपोलॉजी में मानव विज्ञान। यस, तो मानव का विकास किस तरह से हुआ, कैसे हम लोग सिंपल प्राइमेट जो 4 पैरों पर चलने वाले थे उनसे बढ़कर के आज हम लोग बाइपेडल और सबसे बुद्धिमान प्राणी बन गए। हमको मतलब आप सब, मैं था, सो ह्यूमन इवोल्यूशन हम लोग क्या है शॉर्ट टॉपिक में लेकर चले। ओके, इस तरह से इस पूरे टॉपिक को कुल मिलाकर के 4 मेजर सेक्शन से बांटा गया है। अच्छा, वैसे इसके लिए आपको अलग बात है कि हाँ इसमें लगभग कम से कम 4 लेक्चर्स लगते हैं, लेकिन जैसा अभी शेड्यूल है और जो सेक्शंस हैं उसका अकॉर्डिंग हम चलेंगे। थोड़ा सा इंटरमिंगल होगा, आपस में उलझा हुआ होगा, मतलब कुछ थ्योरीज को हम लोग यहाँ ओरिजिन के साथ में डिस्कस करेंगे, कुछ को स्पेसिफाइड यहाँ पे लेके चलेंगे। ओके, अच्छा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते आपसे कि आपने शायद 10th क्लास में पढ़ लिया, ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कुछ साइंटिस्ट के बारे में कंट्रीब्यूशन, मतलब केवल हमें मतलब है उससे मतलब नहीं कहाँ पैदा हुए कौन क्या थे, हमें मतलब है कि उनका एवोल्यूशन की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है। आप स्पेशली मैं बता रहा था कि जेबीएस एंडे, यस, हम लोग बात की चार्ल्स डार्विन, तीसरा जेपीडी लेमार्क, और चौथा जो बात करें वो आपका डी वरीज, ह्यूगो डी वरीज। यस, इन 4 का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आप थोड़ा सा देख लीजिए जिसके ऊपर क्वेश्चन आए। यस, मैं तो बीच बीच में जहाँ का काम रहेगा उसको बताऊंगा। दूसरा, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ जब भी हम लोग को नई यूनिट शुरू करते हैं उस यूनिट से रिलेटेड कोई ना कोई एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। जैसे बायोडाइवर्सिटी यानी शुरुआत जब हम लोग की यूनिट नंबर 1 से, तो वहाँ पर अर्नेस्ट मायर का आपको दिया हुआ होगा, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्राइज मिले, कौन कौन से फील्ड में उनका काम था, उनकी मेजर थ्योरीज कौन कौन सी थी। यस, ये 4-5 बातों से रिलेटेड होती है जो आपको नॉर्मली मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अभी यहाँ जेनेटिक्स से अगर मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स शुरू किया होगा, उसमें इंडिया के प्रोफेसर पंचम माहेश्वरी उनके बारे में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। मैं आपको 5 पॉइंट बताया था कि एंड्रोजन हैप्लॉइड्स डेवलप किए उन्होंने। यस, और बाकी एक पॉइंट आपको बताया हुआ कि जो आपकी एनसीईआरटी की पहली टेक्स्ट बुक बनी थी उसका सजेशन उन्हीं का था, बायोलॉजी की खासतौर से। इस तरह से मेजर बातें जो है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं बताया ये 4 इंटरनेशनल लेवल के इवोल्यूशनरिस्ट हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। है क्लियर है? आगे चलिए, पहला जो लेकर चलते हैं, इट इज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलिए, तो एक चीज और लेकर चलना कि ये पूरा इवोल्यूशन में कुछ इस तरह से लेकर चलेंगे कि शायद ऐसा हुआ होगा। यस, कहने को जो साइंस है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, साथ में कुछ क्या एविडेंसेस भी हैं। हम एविडेंसेस कोई कंटिन्यूस नहीं मिल पाते। किसी भी चीज़ के प्रमाण अगर हमें सारे प्रमाण मिल गए हैं तो अलग बात है, हम लोग उसको सॉलिडिफाई करके कह सकते हैं, कोई लॉ भी बना सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है
उन एविडेंसेस को आज हम पूरी तरह से प्रूव नहीं कर सकते। बात क्लियर है ना? तो छोटे छोटे से जो सबूत मिले हैं आपको एवोल्यूशन के, उनको आपस में जोड़ करके हम लोग थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा। बात क्लियर है ना? दूसरा, ये आज और कल की बात नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे जो हम लोग एवोल्यूशन की यहाँ पर जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उससे पहले, ओरिजिन ऑफ लाइफ और लाइफ से पहले हम लोग जो बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, और अर्थ से पहले हम लोग जो बात करेंगे यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स का एक ब्रह्मांड का इस सृष्टि का जो शुरुआत कब से रही होगी। तो ऐसा नहीं हो कल परसों की मैं बात बता रहा हूँ, ओके, 1000-2000 साल पहले की भी नहीं है, काफ़ी पुरानी बातें हैं। नॉर्मली जैसे आपको डाटा मिलता है लगभग 20 बिलियन ईयर्स अगो। अब एक चीज़ और समझ लेना, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आता है, यहाँ पर जो भी बातें करेंगे वो 2-4 साल में बात नहीं करेंगे, हम लोग बिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस में बात करेंगे, ओके। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर आती है कि हम लोग जो बात करते हैं कुछ टर्म्स मिलियन, हालांकि आप अच्छी तरह जानते होंगे, बहुत शॉर्ट में लेके चलेंगे। नॉर्मली हम लोग इसको पढ़ते हैं कि 1000 गुना 1000 ना, 1000 गुना 1000 कितना होगा 10 टू पावर 26, इट इज मिलियन, या हिंदी में इसको 10 लाख बोल देते हैं। छोड़िए, आगे चलते हैं। जब हम लोग बिलियन के बारे में बात करते हैं, बिलियन का मतलब क्या होगा? वहीं 1000 की पावर 3, वही चीज़ इसको 3 से करने के 10 टू पावर -9 10 टू पावर 9 आ जाए, ये कितना होगा? 1 बिलियन हो गया, ओके। बिलियन से बात करें तो बिलियंस में आप कह सकते हैं कि अपनी पॉपुलेशन जो है बिलियन से पहुंच चुकी है, 1.38 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, ओके। अच्छा, शायद 1 अरब के आसपास लेकर चलते हैं। अगली जो टर्म आती है दैट इज अबाउट ट्रिलियन। यस, ट्रिलियन लेकर चले तो कुछ नहीं, इसकी पावर 4 कर दीजिएगा और ये 10 टू पावर 12 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? तो मिला करके ट्रिलियन हो गया, ठीक है ना? ट्रिलियन हम लोग कहते हैं तो बच्ची का स्पेस में कितने तारे हैं, तो ट्रिलियन सौ नहीं होगा, ओके, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है ऐसी। तो इस डाटा को हम लोग लगभग बिलियंस में लेकर चलेंगे। अभी बात करें बिलियंस की, तो जब हम लोग एवोल्यूशन की बात करते हैं और यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, तो यूनिवर्स एंड अर्थ या लाइफ, यहाँ तक की जो सारी बात होती है ये कहाँ आती है? बिलियंस में आती है, ठीक है ना? हम अरब साल पहले की बात करेंगे। अच्छा, कितने अरब वो अलग बात है, बाकी मिलियंस में हम लोग लेके चलेंगे। तो बाद में जो इवोल्यूशन होते चले गए वो मिलियंस में लेके चले 10 लाख से। खैर, मेरा मतलब केवल इतना ही था, अगर भूल गया हो तो थोड़ा ध्यान करिए कि मिलियन बिलियन और ट्रिलियंस का कंसेप्ट क्या रहता है। क्लियर है ना? चलिए, अब यहाँ हम जो लेकर चल रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आपने कहा पहले तो हम लोग लेकर चलते हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स, अच्छा, जब कल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, सबके अपने अलग अलग मान्यताएं रहती हैं। मान्यताएं, कोई भी मान्यता निराधार नहीं होती। उस समय तक जितनी भी रिसर्च हुई होती है, जितनी जानकारी लोगों को उपलब्ध होती है, उसी से रिलेटेड लोग अपनी अपनी कल्पनाएं बना लेते हैं, ठीक है ना? बाद में नए इनोवेशंस होते हैं, नए संसाधन विकसित हो जाते हैं, जिससे मान्यताएं जो है बदलना शुरू हो जाती है, थ्योरी बदलना शुरू हो जाती है। बात क्लियर है ना? हम आज जो बात कर रहे हैं हो सकता है आज से 1000 या 2000 साल बाद या फिर कुछ ही साल बाद टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप होगी, बात हमारी थोड़ी सी गलत हो जाए, ओके। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे थे अबाउट द यूनिवर्स। तो मैंने जैसे बताया आपको बहुत सारी थ्योरीज हैं, मतलब की बात करना है, ये लेके चलना है हमें। तो जो यूनिवर्स है इट इज फिल्ड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ द गैसेस, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है दैट इज अबाउट बिग बैंग थ्योरी। यस, याद रखना आपको। और ये थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय अबे लेमैत्रे। यस, अबे लेमैत्रे जो भी बोला इसको। तो ये थ्योरी इन्होंने प्रपोज किया। ये जो है विशाल दिमाग का सिद्धांत, ये कहता है अप्रॉक्सीमेट 20 बिलियन ईयर्स अगो, इसको शॉर्ट में BYA लग देते हैं, क्लियर? बिलियन ईयर्स अगो, तो 20 बिलियन साल पहले। अब नॉर्मल बात, आपने कहा कि ये क्या है कि कुल मिलाकर के गैसेस हैं बहुत सारी मतलब है। आपने कहा इनिशियली यहाँ जो हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम का लेकर चलते हैं। यस,
तो कोई भी आपने देखा पीरियड पीरियड में स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से नीचे कुछ है ही नहीं, और उसके थोड़ा सा ऊपर क्या हीलियम है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ओके, अब ये गैसेस है। यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है, पूछा जाता है यूनिवर्स लगातार क्या हुआ, एक्सपेंड करता है। हाँ, एक्सपेंड करने से क्या होगा, हालांकि इससे पहले क्या है, इससे थोड़ा सा इसको कहानी की तरह से समझ लीजिए। नॉर्मली गैसेस हैं, पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, कोलिजन होगा, टकराएंगे, टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक मतलब एनर्जी बढ़ेगी उसको कुल मिला करके, और जब ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, बिग बैंग होगा, एक्सपेंशन होगा। क्लियर, धमाका होगा, और धमाका होने से क्या होगा, चीज़ें दूर दूर जाकर के फैलेंगी। फिर बात क्लियर है ना। तो बिग बैंग कब हुआ, इस बिलियन ईयर्स अगो हुआ। इससे क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड करने लगा, और एक्सपेंड करेगा कोई भी चीज़ तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो ठंडा होने लगेगा, ये कूल होने लगेगा। और क्लियर, कंडेंस था तो क्या होगा, जब तक यूनिवर्स कंडेंस है उसमें क्या होगा, गर्म होगा, और जैसे वो एक्सपेंड करने लगेगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। चलिए दूसरा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और समझ लेना, हालांकि मैं यहाँ पर कैसे कि आपने शायद जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि यूनिवर्स में जो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है स्पेस में, हम उनकी डिस्टेंसेस को नॉर्मली क्या लेकर चलते हैं, जो स्टीलर डिस्टेंसेस हैं उनको लाइट ईयर्स में लेकर के चलते हैं। बात क्लियर है, प्रकाश वर्ष बोलते हैं हिंदी में। कितना होता है, क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, लाइट के डिस्टेंस के बेस पर, मतलब स्पीड के बेस पर। अच्छा, तीसरा लेके चलते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपने, ये बिग बैंग हुआ और देयर वाज सिंगल बिग बैंग। पहले अलग था इस थ्योरी में, पहले थ्योरी में मान के चलते थे अलग अलग छोटे छोटे धमाके हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अब कुल मिलाकर के आपकी जो एनसीईआरटी कहती है वो कहती है कि एक विशाल धमाका हुआ, यस, जिससे क्या हुआ, पूरा पूरा यूनिवर्स बनना शुरू हुआ। ठीक है ना। इसके बाद में क्या हुआ, वो यूनिवर्स फैलना शुरू हो गया। देयर आफ्टर आप कहते हैं कि यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपेंड किया, जिससे टेम्परेचर जो है वो लो होना शुरू हो गया। अच्छा, इससे क्या होगा, अब जगह जगह पर क्या होगा, गैसियस क्लाउड्स बनने शुरू हो गए, गैसों के बादल बनने शुरू हो गए। यस, बेसिकली इन क्लाउड्स में ही हम लोग नाम दिया, नेबुला नाम दिया। ये टर्म थोड़ा सा याद रखिएगा। नेबुला बेसिकली क्या थे, गैसेस के क्लाउड्स थे। गैसेस के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि डस्ट थे या और पार्टिकल्स थे, कुछ रेज वगैरह रहे, वो सब मिल करके आपका जो है बन गया नेबुला बन गया। हाँ, तो अगर वो पूछता है कि बिग बैंग कब हुआ, 20 बिलियन ईयर्स अगो, नेबुला कब बना, 20 बिलियन ईयर्स अगो। अब डिफरेंट टाइप के जो नेबुलाज रहे, इन नेबुला में एक एग्जांपल है जिसे हम कहा सोलर नेबुला। यस, सोलर नेबुला जिससे हमारा स्टीलर सिस्टम बना। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर चाहे वो किसी भी टर्म से बात करें, हम नॉर्मली लेके चलेंगे दीज ऑल द थिंग्स वर बिफोर 20 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, चलिए अब यहाँ पर कुछ जनरल सी चीजें मैं वर्बली बात करूंगा। आपने कहा इसके बाद में क्या हुआ, तो सोलर नेबुलाज बने, अल्टीमेटली आप ऐसा कह सकते हैं इनसे क्या बनी, गैलेक्सी बनी। तो गैलेक्सी का फॉर्मेशन क्या हुआ, लगभग इसके बाद ले लेंगे। बेसिकली याद रखना, यहाँ 20 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 4.5 बिलियन ईयर्स अगो तक हम कोई विशेष बात नहीं करते। ठीक है ना। इस दौर में जो भी रहा होगा हम उसके आसपास मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने कहा क्या हुआ, गैलेक्सी बननी शुरू हो गई। गैलेक्सी में आपने 2 गैलेक्सी के नाम सुने होंगे, जैसे अच्छा एक और याद रखना, यहाँ नेबुला के बारे में जो बात किया, ये क्या था, इट वाज डिस्क लाइक। यस, डिस्क लाइक, प्लेट लाइक बना, फ्लैट यानी कि ज़्यादा होगा, एक्सपेंड ज़्यादा होगा। ओके, मैंने कहा गैलेक्सीज नॉर्मली आप जानते ही हैं, अपने जो गैलेक्सी है क्या नाम बताया उसका, दैट वाज द मिल्की वे। यस, और दूसरी एक और है नियर बाई, सेकंड नियर वो क्या बोलते हैं, अपनी गैलेक्सी जो है दैट इज द मिल्की वे, तक द मेगला बोलते हैं जिसको, स्पाइरल है। यस, और दूसरी जो है इट इज एंड्रोमेडा, सेकंड मोस्ट नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर प्लेनेट या फिर हमारा यूनिवर्स। क्या एंड्रोमेडा हो गया, क्लियर है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि दुनिया में लगभग बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। यस, और एक गैलेक्सी के अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स हैं। यस, यानी कि उनके बहुत सारे अपने अपने सोलर सिस्टम रहे होंगे। हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम वो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि क्या हुआ, इसका जो सेंटर है
सेंटर कौन है? सन है, सन को लेकर बना हुआ है, बाकी इसके चारों तरफ क्या रहे? प्लैनेट्स रहे। तो यहाँ भी लगभग वही ग्रेविटी वगैरह के रूल्स के अकॉर्डिंग से चलता है कि जो बड़ा है साइज वो क्या रहा? बीच में रहा, उसी में से मान के चलते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले होंगे। और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, जो बड़ी चीज़ है उसके आसपास छोटी चीज़ें अपने आप घूमती रहती हैं। यस, उनका जो रोटेशन है, रिवॉल्यूशन वगैरह जो भी रहा होगा, दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा भी है, क्या बोलते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण, रोटेशन एंड द रिवॉल्यूशन। यस, डिपेंड करता है उनके साइज के बेस पर। जो जितना पास है उतना तेजी से घूम रहा है, जो जितना दूर है वो उतना धीमी गति से घूम रहा है। बात क्लियर है ना? सबका अपना परिक्रमण काल जो है अलग अलग है। चलिए, हमें और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, दूसरा हम लेकर चलते हैं। अब थोड़ा सा यूनिवर्स के अपने सोलर सिस्टम के बारे में। आपने कहा कुल मिलाकर के 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 थे, अब 9 8 रह गए। उनमें से शुरू के 4 जो हैं इनको लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोल देते हैं। डेंसिटी ज़्यादा है, चीज़ें कंडेंस हुई तो सॉलिड बन गया। यस, बाद में जो है उनको हम लोग जोवियन प्लैनेट्स कह देते हैं। मैंने क्या बताया? सन है, इसके बाद में क्या होंगे? यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो जाएंगे और उसके बाद में क्या होंगे? जोवियन प्लैनेट्स हो जाएंगे। यस, जोवियन बड़े वाले जो हैं, जुपिटर नेपच्यून वगैरह जो बात करते हैं, ये मरकरी, मार्स और अर्थ वगैरह सब इसी में आते हैं। क्लियर? अल्टीमेटली बात करेंगे, डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है। ओके, डेंसिटी कम रहेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक्सपेंड ज़्यादा करेगा, इसलिए साइज ज़्यादा है। छोड़िए जो बात, मतलब की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो सेंटर मोस्ट जो था, यूनिवर्स जो है एक्सपेंड करता रहा, टेम्परेचर गिरता रहा, गैसेस के क्लाउड्स बने। क्लाउड्स बने किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ओके, और इसी क्लाउड्स को नाम दिया हमने क्या? नेबुला का नाम दिया। नेबुला बेसिकली इट वाज मेड अप ऑफ एटम्स एंड पार्टिकल्स, एटम्स प्लस पार्टिकल्स। यस, अब पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं? डस्ट के हो सकते हैं, गैसेस के हो सकते हैं, जिस चीज़ को भी नहीं। अच्छा, बेसिकली गैसेस के बारे में बात किया तो इनिशियल एटमॉस्फेयर में आपको बताया भी था, हाइड्रोजन और हीलियम मेन गैसेस थी जो उस समय अवेलेबल थी। क्लियर? अच्छा, दूसरा यहाँ नेक्स्ट जो आता है, इट इज अबाउट ओके। चलिए, अब मैं यहाँ जो बात कर रहा था अबाउट द प्लैनेट्स, यहाँ मैंने बात किया 20 बिलियन ईयर्स अगो। अब यहाँ पर एक डाटा आया था मैं आपको, इट वाज अप्रोक्सीमेट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। यस, अगर वो पूछता है प्लैनेट्स कब बने, ये समय बने, अर्थ कब बनी, ये बननी शुरू हो गई। तो क्लियर है? अच्छा, अर्थ बनने के बाद में अब क्योंकि अर्थ जो है नॉर्मली सन से बनी है या कोई भी प्लैनेट उधर से बना है, तो क्या होगा? गर्म होगा, धीरे धीरे क्या रहा? वो ठंडा होता रहा। बट रिमेंबर, एट दिस टाइम देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, कोई वायुमंडल जैसी चीज़ नहीं थी। चलिए, तो दो मुझे मोटी बात मुझे निकल कर क्या है, वो है कि अर्थ का फॉर्मेशन जो हुआ उसका हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, बेसिकली अब क्या हुआ? अर्थ नॉर्मली एकदम गर्म थी। आज भी हम लोग बात करें तो मैं यहाँ थोड़ा सा फिर वापस आपको रिकॉल कराऊंगा, जो आपने शायद 6-7 क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या 9th क्लास में फिर दोबारा से पढ़ा होगा कि आपका जो अर्थ है आज भी उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बीच में क्या होगा? हैवी चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कोर बोल देते हैं, और बाकी जो है मेंटल वगैरह है। कंपेरेटिवली बात करेंगे नीचे से जब ऊपर की तरफ आते हैं, पेरिफेरी की तरफ, तो क्या होगा? एटम्स यहाँ पर हैवी है और ऊपर की तरफ क्या होंगे? लाइट मॉलिक्यूल, लाइट एटॉमिक वेट के पार्टिकल्स। क्लियर? मान लो आपको यहाँ पे मिलते हैं नॉर्मली निकिल और आयरन मिलते हैं। यस, एटॉमिक नंबर्स में बात करें तो फेरिक, कोबाल्ट, निकिल, आयरन 26 हो गया और आपका कोबाल्ट, निकिल, यानी कि हो गया 28। यस, मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो एटॉमिक वेट भी ज़्यादा होगा, मास भी ज़्यादा होगा। इसके ऊपर बात करें तो आप यहाँ पढ़ते भी हैं, दैट इज Cr, यस, देन Cm, SiMg, यानी मैग्नीशियम है 12, एल्युमिनियम है 13। ओके, इस तरह से करके इसका जो मेंटल हुआ नीचे से ऊपर की तरफ क्या होगा? लाइट क्या नाम है इसका? एटॉमिक नंबर के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है। अब क्लियर? तो बताया कि अर्थ का सेंटर आज भी जो है सॉलिड है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब इससे रिलेटेड मेजर चीज़ जो आती है वो यहाँ पर मैंने बताया कि वो इनिशियली
द अर्थ वाज विद द हाई टेम्परेचर। आज भी हाई टेम्परेचर है, मैं जैसे बात कर रहा था। इसका जो सेंटर है, इसका जो टेम्परेचर रहेगा दैट इज अप्रोक्सीमेट 800 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर है आज भी। सो देयर आफ्टर यस, अब यहाँ एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, इस समय जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसके अंदर पहली चीज यहाँ पर जो मेन अवेलेबल है हाइड्रोजन और हीलियम है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रोजन है, यस मैंने बोला हाइड्रोजन हीलियम तो है ही, इसके अलावा ऑक्सीजन भी है, बट रिमेंबर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है, जरूरी बात। ओके, इसके अलावा यहाँ क्या हुआ कि इन गैसेस का आपस में कॉम्बिनेशन शुरू हुआ। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब हम लोग लेकर चलेंगे इनिशियली यहाँ पर वाटर वेपर्स, आपने कहा वाटर वेपर्स, यस। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब फ्री ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या होगा, ओजोन भी नहीं होगी, ओजोन का मतलब ओजोन लेयर ही नहीं होगी। जब ओजोन लेयर भी नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, जो सीधा रेडिएशन है सोलर रेडिएशन वो डायरेक्टली नीचे आएगा, यानी अल्ट्रावायलेट रेज आएगा। और अल्ट्रावायलेट अभी आपको पोल्यूशन वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो आप क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से क्या होगा, ये जो वाटर वेपर्स हैं टूट जाएंगे हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। ओके, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये फ्री होकर के वापस स्पेस में चली गई, यस। दूसरा, ये जो ऑक्सीजन है ये तुरंत रिएक्शन कर जाएगी इससे कार्बन के साथ में और नाइट्रोजन के साथ में। हाँ, अब मैं 2-3 चीज बताऊंगा आपको। यहाँ आप कहेंगे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना तो बताया आपने ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर के क्या बनाया, अमोनिया, यस। सो इट वाज द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म। क्लियर है? इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अमोनिया के बाद में दूसरे नंबर पर हम लोग लेकर चलते हैं वाटर वेपर्स बनी। उसके बाद में ऑर्गेनिक के बारे में जब बात करते हैं तो आपने कहा कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कार्बन ने क्या बनाया, मीथेन बनाया। इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक फॉर्म ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो क्लियर है ना? अच्छा, बाद में क्या बना उससे कोई खास मतलब नहीं होता, नॉर्मली वाटर वेपर्स बनी, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, ये सारी गैसेज बनना शुरू हो गई। ओके, एक चीज इस समय जो एशियंट एटमॉस्फेयर था उस कंडीशन में क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, इसीलिए हम लोग बात करेंगे कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा हुआ, रिड्यूसिंग नेचर का हुआ। याद रखिएगा, आज कैसा है, उल्टा है। सो इट वाज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एट दैट टाइम। ओके, चलिए बाद में वो जो है एक्चुअली में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज और आती है कि ये जो प्रोसेसेस है, इन प्रोसेसेस में जो सोर्स ऑफ एनर्जी था पूछा जाता है क्या क्या हो सकते थे उस समय रहे होंगे। नॉर्मली बताया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। दूसरा आपने बताया कि ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, क्लाउड्स आपस में टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, लाइटनिंग पैदा होगी। अब क्लियर है? तो लाइटनिंग जो था दैट वाज द प्राइम सोर्स ऑफ द एनर्जी, बिजली की जो चमक हुई, मैंने बताया रेडिएशन हुआ। इसके अलावा हम लोग बात करें कि अर्थ या जो और प्लैनेट्स बनने शुरू होंगे उनकी पेरिफेरी क्या थी। देखिए, यूनिवर्स नॉर्मली ठंडा, प्लैनेट या जो भी सिलेस्टियल बॉडीज बनी वो क्या है, गर्म। तो सरफेस के ऊपर क्या होगा, नॉर्मली सरफेस धीरे धीरे कूल होना शुरू होगी। अब होता क्या है, आपने नीचे में भी देखा होगा, आप कोई भी सॉलिड मेटल का कोई आइटम है एकदम उसको गर्म कर लीजिएगा फिर रख दीजिएगा, तो नॉर्मली पकड़ने के ऊपर छूने में थोड़ा ठंडा महसूस होगा, लेकिन थोड़ी देर तक ज़्यादा रोकते हैं उसके ऊपर हाथ तो आपको लगेगा अंदर से गर्म। छोड़िएगा, दूसरा एग्जाम्पल लीजिएगा। आपने बताया कि एक दलिया या कोई चीज़ बन रही है, हलवा पूरी वगैरह कुछ बन रहा है, उस कंडीशन में आप देखते हैं कि ऊपर की लेयर, क्योंकि एयर कॉन्टेक्ट में मोटी लेयर बन जाएगी, नीचे से लगातार हीट आ रही है, तो क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। हीट जब नीचे से पास होगी तो वहीं से क्या लेयर फट जाएगी और हीट रिलीज हो जाएगी, फिर वो लेयर जो है धीरे धीरे करके फिर दोबारा बंद हो जाएगी। बंद होती है क्योंकि लिक्विड स्टेज है, नॉर्मली क्या है, वॉल्केनोज बनना शुरू हो गए। क्लियर है? तो रिमेंबर तीसरा प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी जो था दैट वाज थ्रू द वॉल्केनिक इरप्शंस
इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। इसके अलावा हम लोग बताएं कि वाटर का जो ब्रेकअप है, जैसे मैंने बताया वाटर मॉलिक्यूल्स जो टूट रहे हैं इसके थ्रू भी जो है एनर्जी रिलीज हुई। तो दीज आर द प्राइम सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द एंशिएंट एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग थोड़ा थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, जो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का। देखिए अभी मैंने जो बात की आपसे, कुछ डेटा आपको लेकर चलने पड़ेंगे। अगर आप कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऐसा कह लीजिएगा, या आपने कहा नेबुला कब बना, या आपने कहा कि सोलर नेबुला कब बना, सोलर नेबुला, यस, या वो कहता है कि नॉर्मली इसके साथ वो क्या होता है कि बिग बैंग कब हुआ, सब उसी रेट में बना बिग बैंग। इस सब के लिए आपने बताया कब 20 बिलियन ईयर्स अगो, याद रहेगा। इसके बाद में फिर वापस आ जाना आपने, आप कहेंगे कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हम लोग बात करेंगे ये कब से शुरू हुआ, इट वाज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ऐसा है। अच्छा, अब उसके बाद में हम लोग लेकर चले तो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब लाइफ को जो है तीन तरीके से डिफाइन करना है इसमें। ये कहते हैं इट वाज अबाउट फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। अब फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ, याद रखिएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स ना, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यस, या आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वायरसेस। ओके, वायरस बेसिकली अपने जो बेसिक कंसेप्ट होगा इसका आपको पढ़ा के बीच में क्या न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, चार तरफ क्या प्रोटीन पार्टिकल्स है जो लाइट मॉलिक्यूल वेट की होती है। तो लाइफ की फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में प्रॉपर नहीं कहा, आपने माना इट वाज अप्रोक्सीमेट 4 बिलियन ईयर्स अगो, यस। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 4.1 भी हो सकता है, लेकिन आप उसको राउंड फिगर में याद रखिएगा, याद रहना आसान ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो बात करता है इसको यहाँ कहेगा अबाउट द मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, यस। चलो वायरस को अपने यहाँ से हटा करके आप नीचे आ रहे हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में जब बात करेगा तो माइक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पर, और मैक्रोमोलिक्यूल्स या यहाँ पर बात करेगा अबाउट द आरएनए वायरस। ध्यान रखना, पहले कौन बने, आरएनए पार्टिकल बने, तो आरएनए वायरसेस पहले बने होंगे। यहाँ ये कहेगा अप्रोक्सीमेट, इससे भी थोड़ा सा 500 मिलियन कम कर दीजिए, 500 मिलियन कम कर दीजिए, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, तो हम लोग उसको क्या है 20, उसके बाद में 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, फिर उसके बाद में 4 बिलियन ईयर्स अगो, फिर उसके बाद में 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, या बुक्स में आपको नॉर्मली 3 दिया हुआ है, तो 3 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी से मतलब है उसमें जो लिखा हो उस पर ज़्यादा चैलेंज नहीं करना, सीधे सीधे उसको मान लेना, ठीक है। अब यहाँ बात करता है वो अबाउट द सेल। ओके, तो जब वो बात करेगा फर्स्ट सेल, ऑब्वियसली इतना तो आपको मालूम है कैसे बनी होगी, पहले प्रोकैरियोटिक बनी होगी, यस, प्रोकैरियोटिक सेल बनी होगी। अब प्रोकैरियोटिक में इतना भी आप जानते हैं, इवोल्यूशन के दौरान मैंने बताया होगा कि पहले क्या बने होंगे, आर्कियोबैक्टीरिया बने होंगे, ठीक है ना, बाद में यूबैक्टीरिया बने होंगे। अब वहां पर भी आपने कहा कि पहले जो थे ये एनाएरोबिक कंडीशन है, एनाएरोबिक, यस। दूसरा हेटेरोट्रॉफ, यस, ये पहले बने। तो मैंने बताया कि एनाएरोबिक हेटेरोट्रॉफ जो बने वो कब बने, अप्रोक्सीमेट 2 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, अब यहां पर आते हैं, इसके बाद में 2 बिलियन ईयर्स के बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन बनना शुरू हो गई, तो जो मीडियम था वो चेंज होने लगे। अब तक जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज होना शुरू हो गया। तो क्लियर है। तो अब उसके बाद हम लोग लेंगे इनसे जो बने, इनसे जो डेवलप हुए, आप पहले बात करेंगे ये कहते हैं एनाएरोबिक हेटेरोट्रॉफ से। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एनाएरोबिक, मैं नेक्स्ट बात करूंगा एनाएरोबिक
फोटो ऑटोट्रॉफ, लेकिन एनाबॉलिक है फोटो ऑटोट्रॉफ। यस, इसके बाद में इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका सीक्वेंस बताइएगा। इसके बाद में क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ और यहाँ पर क्या होगा, एरोबिक एटमॉस्फेयर हो गया। ये सब कहाँ हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में चल रहा है सारा मतलब। एरोबिक एटमॉस्फेयर। अब यहाँ क्या हुआ, फिर आप बात करेंगे कि यहाँ पर ये क्या ऑटोट्रॉफ है, और ऑटोट्रॉफ कैसे हो गए, फोटोट्रॉफ की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन लिक्विड हुई यहाँ पर, और इनके ऑक्सीजन लिक्विड होने से यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो गया। क्लियर है ना? अच्छा, तो मैंने बोला कि एरोबिक एटमॉस्फेयर बना और इसकी वजह से क्या ऑटोट्रॉफ डेवलप हुए, जैसे फोटोट्रॉफ्स में। यस, अच्छा, अब इसके बाद में मेजर जो आता है यहाँ पर आइएगा वापस लौट करके, दैट इज अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट सेल में लेके चल रहे हैं, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। अगर पहली यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूं तो आप कहेंगे कि फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल डेवलप कब से, याद आएगा अप्रोक्सीमेट 1.5 बिलियन ईयर्स। ये मेजर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इसको क्या है समराइज कर दिया, ये ड्यूरेशन आपको पूछा। क्लियर? अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, आप दो सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्वायत्त कोशिका अणु, या आप कहते हैं ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि क्या था कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल थे जो बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं। दोबारा समझ लीजिए, कुछ प्रोकैरियोट्स यानी कुछ तरह के बैक्टीरिया, छोटे बैक्टीरिया, उनमें से कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे। क्लियर है? ये क्या हुआ, ये जाकर के इंसर्ट कर गए कहाँ पर, एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इस तरह से क्या हुआ, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ। तो याद रखना, मैंने क्या बताया कि जो ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली थे, यस, ये बेसिकली क्या थे, ये दो तरह के हम लोग एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे इन्होंने कहा कि जो एरोबिक था, एरोबिक बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ मैंने बताया था आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसा है ना, फोटो ऑटोट्रॉफ मान लीजिएगा बैक्टीरिया, बीजीए जैसा कुछ रहा होगा। यस, ये जाकर के किसी बड़े बैक्टीरिया में एंटर कर गए, बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल में, और इस तरह से क्या हुआ, यहाँ इन्होंने जो बनाया, दे डेवलप द माइटोकॉन्ड्रिया, और इसने क्या डेवलप कर दिया, दे डेवलप द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? और आपको मालूम है इन्हीं के ऊपर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो एक तो इसकी खुद की रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, और दूसरा आपको मालूम है कि जैसे आपने अमीबा वगैरह में पढ़ा होगा, कोई भी वैक्यूल बन के चलती है तो उसके ऊपर क्या है, जो उसका होस्ट है या कहिएगा जो भी उसको न्यूट्रिशन ले रहा है, या अमीबा कहिए, वो एक सेकेंडरी मेम्ब्रेन और बना देता है चारों तरफ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से क्या हुआ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ। और यूकैरियोटिक सेल की खास बात यही है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। या तो क्लियर है? तो कुल मिलाकर तो मेरा कहने का मतलब, ये ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स के जो फॉर्मेशन है, इट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फॉर्मेशन। और कब हुआ, ये लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स को रहा होगा। या तो क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ मेजर चीजें हुई रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ द लाइफ से रिलेटेड। अब दूसरी मेजर चीज पर हम लोग फोकस करते हैं, दैट इज अबाउट थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनिक, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलिए इसको हटा दें। देखिए, अभी हमने बात किया कि लाइफ आ गई, शुरू हो गई। इसका कुछ पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अर्थ के अंदर भी रिवॉल्यूशन की मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दो तरह के रिवॉल्यूशन आपको एक साथ पढ़ने हैं, एक ऑर्गेनिक जो जीवधारियों में रहा, अगर हमारा प्राइम कंसर्न जो होगा ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन पर होगा। दूसरा आपको इन नॉन लिविंग्स के अंदर, अर्थ के अंदर, अर्थ बेसिकली आपने कहा नॉन लिविंग चीज है,
तो इसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। ये दुनिया जो है वो ऐसी नहीं है, शुरू से लगातार क्या है, बदलती रहती है, चेंजेबल है। जहाँ पहाड़ थे, आपने शायद पढ़ा होगा कहीं पर कि आज जहाँ पर हमारा हिमालय है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, किसी ज़माने में यहाँ पर कभी कोई महासागर रहा होगा टिथिस के नाम से। ओके, तो जहाँ पहले सागर था आज वहाँ पर पहाड़ हो गए। ओके, अपनी अरावली हिल्स इंडिया में, इसलिए इंडिया वर्ल्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे पुरानी, अगर माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे तो अरावली हिल्स सबसे पुरानी हिल्स, और आज के समय में क्या है, वो लगातार नीचे बैठती जा रही है। यस, अब काफ़ी जगह तो जमीन के अंदर पहुंच चुकी हैं। आप भी जहाँ रह रहे हैं इसके नियर बाय जो इलाका है सारा अरावली हिल्स का बना हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान जो है पूरा अरावली हिल्स का ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये हिल्स थी किसी ज़माने में, अब क्या है, धीरे धीरे वो मैदानों में कन्वर्ट होती जा रही है, नीचे की तरफ दबती जा रही है। अर्थ का मिट्टी का लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बात क्लियर है? तो क्या हुआ, यूनिवर्स या फिर हम बात करें अर्थ जो है वो चेंजेबल्स है। तो यहाँ भी रिवोल्यूशंस होते रहते हैं। माउंटेन रिवोल्यूशन पढ़ेंगे आप अलग से, फिर उसके बाद में ग्लेशियर रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे ग्लेशियर्स बने, और कई तरह के हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोनों जगह पर रिवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, ऑर्गेनिक भी। और चलिए हम यहाँ बात कर रहे थे अबाउट द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यस, ओके। एक तो इसमें ये समझ लीजिएगा, जस्ट वेट प्लीज, ये जो थ्योरीज हैं बहुत तरह की थ्योरीज हैं। जैसे कि मैंने अभी इस लेक्चर की शुरुआत में कहा कि कोई भी थ्योरी को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। ये बात अलग है कि आज इस थ्योरी को हम लोग नहीं मान रहे, क्योंकि हमारे पास में नई नई रिसर्च जो फाइंडिंग्स लेकर के आई, रिजल्ट लेकर के आई, उसके हिसाब से पुरानी थ्योरी फेल हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, आज की जो थ्योरी है ये एकदम एवर लास्टिंग है। समय के साथ में हो सकता है ये भी चेंज हो जाए, नहीं हो सकता है, बनी रहे। थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है, जो लेना है क्योंकि पूछा जाना है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो मेजर थ्योरीज हैं। अब कुल मिलाकर वैसे इसमें हम लोग 4 थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के दर्जनों से ज़्यादा थ्योरीज आपके रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ हैं। पहले लेके चलते हैं नंबर 1, इट वाज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यस, इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टि यस। अब स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ये कहती है कि कोई ना कोई सुपर पावर है। पहली चीज याद रखना, जो सुपर पावर का कंसेप्ट है वो यहीं से निकलता है। यस, कोई सुपर पावर है जिसने कि ये सारी सृष्टि बनाई है। ओके, पुराने समय से आज तक भी कुछ लोग इसको भी फॉलो करते हैं। हमें साइंस से मतलब है, तो साइंस में इसका अब कोई जगह नहीं। इसके अकॉर्डिंग क्या रहा, कोई सुपर पावर है जिसने, अच्छा हाँ, यहाँ एक छोटी चीज़ और याद रखना। देखिए, अच्छा है हम अपनी वैल्यूज को समझते हैं, कोई और जो है वो अपनी जो भी एथिकल वैल्यूज हैं उसमें बिलीव रखता है। गलत कोई नहीं है तो सही भी कोई नहीं है, सीधी सी बात। थोड़े से हम कहीं गलत हैं, थोड़े से बोलते हैं गलत है। ओके, फिलहाल इस थ्योरी के सपोर्टर्स पुराने सिस्टम में जो ह्यूमन की सिविलाइजेशन है, इसके पुराने दौर में आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। रूडिमेंट के तौर पर आज भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। जैसे इसको प्रपोज जो किया, पूछा जाता है बाय फादर सुरेश। ओके, एंड इट वाज बेस्ड ऑन बाइबल। क्यों है? सीधी सी बात है, अगर हम लोग बात करें आज के दौर में जिसको सिविलाइज कहा जाता है, तो ज़्यादा सिविलाइज क्या है, यूरोपियन कल्चर है। उनके लोग सब जगह फैले हुए थे पहले समय से, और शायद उन्होंने अपनी फैलाना शुरू कर दिया। वो फॉलोवर्स हैं बाइबल के, वो हो या और कई जगह हैं, हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो मेरा कहने वाला वहाँ पर जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग फादर सुरेश ने कहा कि स्पेशल क्रिएशन है। ईश्वर ने कुल मिलाकर के 7 दिनों के अंदर पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। या तो क्लियर है? दूसरा मेजर पॉइंट आता है कि कुल मिलाकर के इसके अंदर नो इवोल्यूशन, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा ईश्वर ने बनाया था वैसा ही खास तक है, ऐसा मान के चलते हैं। या क्लियर है?
दूसरा, इसके अकॉर्डिंग अर्थ जो है ये कुल मिलाकर के सारी चीजें 4000 साल पुरानी है। अर्थ की कुल लाइफ जो है वो 4000 है। ये दो बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसको साइंस बिल्कुल नहीं मानती। यस, अब जिसको दिन मान लिया वो कुछ और हो सकता है। तो कहने का मतलब ये पॉइंट और ये तीनों पॉइंट्स जो एज पर द बाइबल रहे उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इन्होंने माना कि 7 दिन में, पहले दिन में पहाड़, मैदान, नदियाँ, इस तरह का सिस्टमेटिक बताया हुआ है ये बने। अल्टीमेटली 7वें दिन की बात करता है, वो बात करता है ऑन द 7th डे, ऑन 7th डे क्या बना? ह्यूमन बना। थोड़ा कहानी है, फ्री होंगे पढ़िएगा, बड़ा मजा आता है, फंटेसी है। तो अल्टीमेटली 7th डे जो है इंसान बना होगा। यस, इससे पहले भेड़ बकरी क्या क्या बनाए वो जिसका जिससे मतलब रहेगा, सीधी सी बात। ओके, 7th डे जाकर के आपने दो नाम सुने होंगे। पहले जो था वो कौन बनाया? मेल बनाया, उसका नाम एडम था। यस, उसके बाद में क्या हुआ, फिर कैसे कहाँ क्या बना मतलब नहीं है, लेकिन ये ईव्स का नाम याद रखेंगे। ओके, एडम एंड ईव्स, ही वाज द मेल एंड ही वाज द फर्स्ट, शी वाज द फर्स्ट फीमेल। क्या तो क्लियर है ना? इसी तरह की थ्योरीज और जगहों पर भी है, लेकिन उनमें नाम बदल जाते हैं कैरेक्टर्स के। अपना जो है हम लोग जो इंडियन मैथोलॉजी है उसका अकॉर्डिंग लेके चलते हैं कि ब्रह्मा ने सारी सृष्टि बनाई है। ओके, दूसरा, पहला जो इंसान रहा होगा उसका नाम उन्होंने कहा, उसका नाम मनु रहा होगा। जो लेडी रही होगी उसका नाम श्रद्धा रख दिया, इसको जैसा अच्छा लगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के यहाँ ये सारी थ्योरी सुपर पावर पर बेस्ड है। इसके प्रपोजर जो थे, प्रस्तावक जो थे, कौन थे? फादर सोरेस थे। ये बाइबल के ऊपर बेस है, जिसके अकॉर्डिंग 7 दिनों में सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसके अकॉर्डिंग 3 मेजर चीज आती है। 7 दिनों में सृष्टि बनी। दूसरा बताया कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, जैसे चीज बनाई ईश्वर ने वैसे ही आज तक मौजूद है। और अगला जो बताया कुल मिलाकर अर्थ की लाइफ 4000 साल पुरानी है। तो मेरा मतलब हमने जो रेडियोलॉजिकल सर्वे रहता है उसके देखा कि 4000 छोड़ो, हम बात करें 20 मिलियन ईयर्स अगो, और तुम तो बहुत बात की बात कर रहे हो, फेल हो गया। ऐसे बताया एवोल्यूशन ऐसा है। तो बाकी जो मिल रहा है कि नहीं सब आपको फॉसिल्स मिले, कुछ और मिले, उन्होंने कहा नहीं बकवास है सब, फॉसिल वॉसिल कुछ नहीं होगा। तो जो चीज़ सामने है उसको कैसे झुटलाते हैं? तो क्लियर है, ये थ्योरी फेल हो गई। यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस थ्योरी में जरूरी बात जो आती है, उस दौर के जितने भी धुरंधर थे वो सारे इसी को सपोर्ट करते थे। या तो क्लियर है ना? हालांकि कई थ्योरीज को मान के चलते थे, कुछ समझदार लोग होते हैं जो झगड़े में नहीं पड़ते। चलिए, तो अगली जो थ्योरी आती है, इट इज अबाउट थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। यस, या इसको एक नाम और देते हैं, इट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यस, अचानक जो भी है वो अचानक से ऐसा हो गया, होता है ना? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ इस थ्योरी का जो कंसेप्ट है ये बोलता है स्वतः जननवाद, हिंदी बोलते हैं इसको स्वतः जननवाद। क्लियर है? पुराना इसके साथ में जो दूसरी मैथोलॉजी चल रही थी, जो अपने आप को थोड़ा सा साइंटिफिक कहने लगे थे, वो कहते थे कि नहीं ये वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा रहा होगा कोई जीवन अचानक से उत्पन्न हो जाता है। इसमें एक नाम आपको याद रखना है, वॉन हेलमंड का। और ये तो इतनी लंबी चौड़ी फैक्टर थे। इनका मानना था कि भाई नील नदी जो है या और नदियों के बीच में भी, तो जिसके यहाँ जो रही होगी हमारे गंगा है, तो गंगा रिवर के बारे में बात करते हैं। उनके यहाँ नील रिवर है तो नील रिवर के बारे में बात करेंगे। तो उनका मानना था कि नील रिवर जो है ऐसे कीचड़ में जब मच्छर, मक्खी, घड़ियाल मतलब क्रोकोडाइल वगैरह सब अपने आप पैदा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बात क्लियर है ना? तो ये जो रहा आपका दैट इज अबाउट स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। यहाँ पर वॉन हेलमंड का एक एक्सपेरिमेंट है, दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा, बाकी पूछता है कोई खास नहीं है। वॉन हेलमंड ने एक सिंपली कोई प्रयोग करके भी दिखा दिया। कैसा प्रयोग था उसमें कहने के कोई ना कोई लूज होल्स रहे होंगे जिस वजह से वो अपनी बात को सिद्ध करने में कामयाब रहा। नॉर्मली पसीने से भीगी हुई शर्ट को एक कपड़े में बंद कर दें, साथ में गेहूं की बाली रख दें, तो उसमें क्या उनको कहना था कि नॉर्मली 21 दिन बाद, ये तो डाटा याद रखेगा, 21 दिन बाद उसके अंदर चूहे डेवलप हो जाएंगे, ऐसा मानना था। चूहे हो गए, वो कहाँ से आए कैसे आए, उसमें किसी ने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। यस, तो वॉन हेलमंड का एक्सपेरिमेंट है, वो इसको प्रूव करने के लिए ध्यान रखना। ओके, 21 डे वीट यस एंड स्वेट एक्सपेरिमेंट, दिमाग में
वो क्या था, ये इन सपोर्ट था इस थ्योरी के। दूसरा, मैं जैसे बात कर रहा था कि थोड़े से जो साइंटिफिक धुरंधर हो गए, जैसे आपके अरिस्टोटल, यस, और उसमें थे उनके चेले थियोफ्रास्टस, इसके अलावा इनके भी गुरु प्लेटो, सोक्रेटिस, ये सब लोग जो है लगभग इसको ही मानना शुरू कर दिया। बात क्लियर है ना? चलिए, ये सपोर्ट हो गए, ये सारे इसके सपोर्टर्स हैं। अब आता है यहाँ पर एक नाम याद रखना, क्या नाम इसका, ये जो थ्योरी थी, यस, एक नाम और आपको याद रखना है, इट वाज लुईस पास्चर। यस, इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने में, निरस्त करने में जो एक्सपेरिमेंट था वो लुईस पास्चर का था। पूछा जाता है कि स्वतः जन्म लाभ का खंडन किसने अपने प्रयोग के द्वारा किया? बेस्ट आंसर इज लुईस पास्चर। याद रहेगा, इसको नॉर्मली एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, दैट इज स्वान-मेक एक्सपेरिमेंट। ओके, अब जब इसको इसने फेल कर दिया तो अपनी थ्योरी कहना कैसे तो लानी पड़ेगी ना, कि फेल क्यों हुई पता लग गया ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अपने आप से चीज़ें कम हो जाए। अब तीसरी जो थ्योरी आती है, ये यहाँ लेकर के चलेंगे, दैट इज अबाउट कॉस्मोजॉइक थ्योरी। हालांकि इसके बाद मैं बताऊंगा कॉस्मोजॉइक थ्योरी। यस, कॉस्मोस, यूनिवर्स, इसमें एक कंसेप्ट आता है पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया मतलब क्या है? इनका मानना यह था कि पैन माने चारों तरफ पूरे यूनिवर्स में स्पर्म्स यानी सीड्स का मतलब खाली सीड्स का मतलब नहीं, इनका माना लाइफ का जो सीड हुआ, लाइफ का जो सीड है वो पूरे ब्रह्मांड में फैला पड़ा है। बात क्लियर? और वहां से लाइफ एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर, दूसरे प्लेनेट से तीसरे सोलर सिस्टम में, वहां से किसी और गैलेक्सी में, इधर से उधर लाइफ जाती रहती है, ऐसा इनका मानना है। बात क्लियर है ना? तो पैन स्पर्मिया का मतलब क्लियर हो गया। पैन माने यूनिवर्स, सब जगह, स्पर्मिया माने लाइफ, सीड डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी तरह से क्या रहा होगा, कॉस्मोजॉइक थ्योरी, किसी दूसरी ग्रह से आकर लाइफ हमारे प्लेनेट पे आ गई होगी, ऐसे ही हमारे प्लेनेट से किसी और के पास में चली गई होगी, जिसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है। इनका ऐसा मानना है। यहाँ क्लियर हो गया? अब इस थ्योरी में कुछ पुट हो सकता है, अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी इसका सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। हम लोग मानते जरूर है कि शायद मार्स के ऊपर भी लाइफ हो सकती है, वीनस के ऊपर भी शायद हो, ये तो हमारे अड़ोस पड़ोस की बात है। दूसरा भी कहीं कोई और दुनिया होगी, कहीं कोई और गैलेक्सी के अंदर कोई और सिस्टम रहा होगा, वहाँ पर लाइफ की फॉर्म क्या होगी। हमारे यहाँ लाइफ हमने देखा, हमारे जैसे गाय भैंस बकरियाँ हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हमने जो आज पढ़ा 1.7 मिलियन स्पीशीज जो हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। हमने कहा तो ऐसी ऐसी लाइफ शायद हो सकती है, हो सकता है लाइफ की कुछ और फॉर्म रही होगा। बात क्लियर है? तो कुल मिलाकर के ये है कि इनका भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। और पैनस्पर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं। हॉलीवुड की बहुत ही अच्छी मूवी है, अभी मत देखिए एग्जाम के बाद में, इवोल्यूशन के नाम से। यस, बच्चों की मूवी है, कॉमेडी है और अच्छा है, लेकिन कंसेप्ट बहुत बढ़िया इसका। तो क्या है, पैनस्पर्मिया थ्योरी को प्रूव करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, इसका फेलियर का एक चांस ये था कि जब एक प्लेनेट से हम लोग बात करते हैं दूसरे प्लेनेट पर जाने वाली बात, कि लाइफ जो है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर नाप चली गई होगी, इस तरह का नहीं हो सकता। रीजन ये बताया कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच में जो यूनिवर्स बढ़ता है वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ठंडा है। यस, उस उतने ठंडे यूनिवर्स के अंदर लाइफ सस्टेन कर ही नहीं सकती, ऐसा मानना है। इसीलिए थ्योरी फेल होगी बस। इससे ज़्यादा हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो मैंने बताया कि जो कॉस्मोजॉइक थ्योरी है, जो कहता है कि आउटर स्पेस से लाइफ आई हुई है, इसमें एक कंसेप्ट आता है इसका पैनस्पर्मिया का। ओके, अगला चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है, दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, वैसे मुझे इसको याद ध्यान लेना चाहिए, इसको उसके बाद लेना चाहिए, कोई बात नहीं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इस एक बायोजेनेसिस को फेल करके जो थ्योरी आई वो रही क्या, बायोजेनेसिस की, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर जो बात आता है वो कहता है कि एक स्टेटमेंट लेकर चल रहे हैं आपने, इट इज अबाउट ओमनिस वाइवम एक्स वाइवम। इट इज ओमनिस
वाई बॉम्ब एक्स वाई, क्लियर है ना? मतलब क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि लाइफ जो है पहले से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, लाइफ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ पॉसिबल, मतलब लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स, क्लियर है ना? यस, इसका मतलब अगर एक मक्खी है तो कहीं ना कहीं मक्खी से डेवलप हुई होगी, मच्छर है तो उसको डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं मच्छर पहले से रहा होगा, आप क्लियर है? तो ये थ्योरी इस तरह की बात कर रही है। अब एक चीज आती है, यहाँ 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले तो वही तो यहाँ पर हम लोग बात की थी, कौन? लुईस पाश्चर, इनका वही स्वान एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने बात किया, इसको डिस्प्रूव किया और अपनी बात को प्रूव किया, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट क्या था आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा, मांस का पीस दिया, उबाल दिया, फिर क्लास को बंद कर दिया, फिर उसकी गर्दन को मोड़ दिया, फिर उसका एक बॉटल लगा दिया, यस, देखा कि उसमें 18 दिन तक कुछ नहीं हुआ, 20 दिन तक कुछ नहीं हुआ, गर्दन को तोड़ दिया, यस, तोड़ने के बाद में क्या हुआ, उसके अंदर देखा कि 3-4 दिनों में ही उसके अंदर लाइफ डेवलप हो गई, ठीक है ना? मैगट्स वगैरह डेवलप होने शुरू हो गए, मक्खी के लार्वा डेवलप। तो ये आपका क्या लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट रहा। दूसरा हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आता है एक नाम लेज़ेरो स्प्लेंजरोनी, जो भी नाम है, ओके, लेज़ेरो स्प्लेंजरी जो भी था, स्प्लेंजरी ये रहा। एक नाम आपको याद रखना है, एडवर्ड फ्रांसिस्को रेड्डी, ये 3 नाम याद रखने हैं जो इस थ्योरी को प्रपोज किए। तीनों के अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स थे। नॉर्मली इनका जो एक्सपेरिमेंट था फ्रांसिस्को रेड्डी का, कुछ नहीं था, मीट का पीस लिया, नॉर्मली खाएंगे उसी के बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? तो नॉर्मली मीट का कारण ये है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रहा हो, मतलब और जो एनिमल प्रोडक्ट रहा हो, वो क्या है कंपेरेटिवली इसमें लाइफ के डेवलप होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो खराब कहिए उसको कुछ और कहिए, ठीक है ना? आपके यहाँ पर तो आप अपना एक्सपेरिमेंट जो है दूध के ऊपर करना शुरू करते हैं, बात ही की है, ठीक है? इनका मानना है कि नॉर्मली क्या हुआ, वो 3 फ्लास्क लिए, मांस का पीस लिया, उबाल करके तीनों के अंदर बराबर अमाउंट पर रख दिया, ठीक है? उबालने का फायदा ये हुआ क्योंकि उससे पहले हम लोग बात कर चुके थे कि सारे जर्म्स को खत्म कैसे करना है, तो क्लियर है? यानी उबाल दिया तो इसके अंदर अब उसके अंदर कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं है, ऐसा माने, रख दिया। अब तीनों को अलग अलग, एक खुला छोड़ दिया, एक को जो था छन्ना पेपर से बांध दिया, छन्ना पेपर से मतलब जालीदार जो कागज का कपड़ा है उससे बांध दिया, और एक को एकदम फिट मान लीजिए पॉलिथीन लगा दिया, एयर टाइट कर दिया, यस। क्या हुआ, कुछ दिनों बाद देखा एक हफ्ते बाद में तो नॉर्मली जो एकदम टाइट बनता उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, ना एयर नहीं, ना कुछ और हुआ, ऐसे कैसे रखा रहा, या तो क्लियर है? अच्छा, स्मेल आई को अलग बात है। दूसरा वाला जो था उसमें छन्ने के ऊपर उसको कुछ मैगट घूमते हुए दिखाई दिए, बात क्लियर है? क्योंकि कुछ भी क्या, खुशबू तो कम से बाहर जा रही है ना, खुशबू बाहर जा रही है, वो अलग बात है कि मक्खी अंदर तक नहीं पहुँच पा रही खाने तक, तो क्या होगा, जहाँ खुशबू मिलेगी उसके आसपास आप मंडराना शुरू कर देंगे, ऐसी मक्खियों के साथ भी रहा होगा, और जहाँ घूमते रहेंगे वही पर अंडे देते होंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, लार्वा निकल आएगा। तीसरा वाला जो था वहाँ पर फ्लैश जो खुला हुआ था, अल्टीमेटली मक्खियों की डायरेक्ट अप्रोच थी, वहाँ तक पहुँची, अंडे दिए, उसी में से मैगट बन गए, उसके लार्वा बन गए, और वो लार्वा से वहाँ दिखाई दे रहे थे। यहाँ तो क्लियर है ना? कुल मिलाकर के ये 3 थ्योरी यहाँ पर है, बट ये थ्योरी भी बिल्कुल प्रूफ नहीं कर पाई अपने आप को। कि पूछा जाता है सवाल तो ये आता है कि ये थ्योरी फेल कैसे हो गई। फेल जनाब ऐसे हो गई कि इन्होंने ये नहीं बता पाई, ये बात तो सही है कि लाइफ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ किसी पहले से जो लाइफ है उसमें से ही डेवलप होगी, लेकिन ये फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई इसके बारे में बता दो। पहली मक्खी कैसे बनी ये तो बताओ, नहीं मालूम। मच्छर कैसे बना, नहीं मालूम। चूहा कैसे बना, नहीं मालूम। बात क्लियर है? इंसान कैसे बना, नहीं मालूम। इसीलिए इस थ्योरी को थोड़ा सा डिस्प्रूव कर दिया। फेल नहीं है लेकिन क्या, ठीक है ना, अपनी बात में कायम है। हाँ, लाइफ एग्जिस्टिंग से बनेगी, ये बात सही है। ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, ओमनिस वाइव एक्स वाइव, ठीक। अच्छा, अगला जो बात है नंबर 5, इसको हम लोग कहते हैं बायोजेनेटिक थ्योरी, बायोकेमिकल थ्योरी। इसको हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इसको जो नाम देते हैं इट इज ओपन हैंडेड थ्योरी, या इसको बायोकेमिकल थ्योरी केमिकल, पहले केमिकल फिर बायोकेमिकल थ्योरी कह दीजिएगा। बेसिकली अब जरा ध्यान दीजिए,
ये जो थी थ्योरी वाज प्रपोज बाय अमेरिकन वर्कर A.I. ओपेनहेम, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इनकी एक बुक है, उसका नाम ही है ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर है? आई रिमेंबर, मुझे मालूम है, मेरा एक स्टूडेंट था, सिंपल क्वेश्चन पूछा, द बुक ऑफ A.I. ओपेनहेम वाज अल्टीमेटली ओरिजिन ऑफ लाइफ भी लिखा था, नीचे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज भी लिखा हुआ था, बट रिमेंबर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज द बुक रिटन बाय द डार्विन, जो डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड है। तो क्लियर है ना? जबकि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो डिफरेंट है, वो आपका ओपेनहेम की थ्योरी से रिलेटेड है। ये इवोल्यूशन के बारे में बताया कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, वहाँ पर वो स्पेशिएशन के बारे में बताता है कि नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मेरी बात क्लियर है ना? तो मेरा मतलब केवल इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक तो दुर्भाग्य है बायोलॉजी का कि आपको समय बहुत कम मिलता है। बायोलॉजी में आपको हमेशा कहता हूँ फ्रीक्वेंसी रहती है 1 मिनट में 2 सवाल नीट एग्जाम के अंदर, यस। जबकि दूसरी तरफ एवरेज निकल के आता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, वहाँ एवरेज निकलता है कि 2 मिनट के अंदर 1 सवाल। तो एक तरह से 4 गुना स्पीड से ज़्यादा काम करना पड़ता है आपको एज कम्पेयर टू द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री। फिर भी आप थोड़ा कोशिश जरूर कीजिए कि क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ जरूर लीजिए पूछना क्या चाह रहा है। ये लगभग आपने ओरिजिन ऑफ देखा और तुरंत मार दिया, पढ़ाई में लाइफ लिखा है, स्पीशीज लिखा है, उसका गलत हुआ, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा कह दिया, यस। अच्छा, तो ये ओपेनहेम ने दी, पूरा नाम A.I. ओपेनहेम था। कभी पूछा गया ये अमेरिकन वर्कर था और फिर इस बात आज के काम में सारा काम किसका चल रहा है, अमेरिका का चल रहा है, इसलिए अमेरिका की थ्योरी को ज़्यादा प्रूव कर लिया। अब यहाँ पर ये जो था इसको जो है इट वाज प्रूव्ड, इससे पहले कोई भी थ्योरी को बहुत सॉलिडिफाई करके प्रूव नहीं किया गया। छोटी मोटी बातों को सिद्ध कर दिया अलग बात है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से थ्योरी को सिद्ध नहीं कर पाए। यहाँ पर आप एक एक्सपेरिमेंट का नाम सुनेंगे, इट वाज द यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे एंड मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है, इसके बेस पर उन्होंने क्या किया कि ओपेनहेम की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को प्रूव कर दिया। तो क्लियर है? आपने स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ओके, तो वो इसी से रिलेटेड है। तो मैंने अभी आपको बताया दैट वाज अबाउट द ओपेनहेम थ्योरी, पूरा नाम आता है इसका ओपेनहेम थ्योरी। यहाँ पर मैं आपसे नाम बोला था, सुन लो, ओपेनहेम एंड JBS। बाकी बहुत लोगों का नाम है इसमें, लेकिन मेजरली थ्योरी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है A.I. ओपेनहेम और JBS हेल्डेन, इन लोग का रहता है। बाकी इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए यूरे और इनका एक्सपेरिमेंट था दैट वाज स्टैनली मिलर, ओके। इन्होंने इस बात को प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया। बाकी इसके अंदर बात करें, सिडनी एक्स फॉक्स है जिन्होंने माइक्रोस्फीयर टर्म दिया, या कोई सर्वेट्स के बारे में बताया, या और कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन मेजरली जो है ये 3 लोगों का नाम रखा, 4 लोगों का नाम रखा। आगे चलते हैं। बाकी इस थ्योरी में उन्होंने बोला कि देयर इज बायोकेमिकल इवोल्यूशन, लाइफ के अब यार ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल से बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ए बायोजेनेसिस भी है। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अभी आपको बताया ना, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि एक तरफ लाइफ का फॉर्मेशन चल रहा है बायोजेनेसिस, और दूसरी तरफ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन चल रहा है। या तो क्लियर है ना? तो दोनों को मिलाकर के बताएगा। दूसरा ये बात कहता है कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई शुरू में कैसी थी, ए बायोजेनेटिक थी, यस। मैं आपको बताया ना, आपने कहा हाइड्रोजन है, नॉर्मली क्या है, केमिकल है ना, एटम है, लाइफ का कोई मतलब नहीं उससे। आपने कहा हीलियम है, आपने कहा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें आपस में कॉम्बिनेशन की है तो नॉन चीज तो है। जब तक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बना, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ नहीं बना, तब तक की सारी थ्योरी जो रही वो क्या रही, ए बायोजेनिक थ्योरी रही, केमिकल डेवलपमेंट में, केमिकल इवोल्यूशन। जहां से अभी मैं आपको बताया था 2 मिलियन ईयर्स अगो, नहीं दैट वाज अबाउट 3 मिलियन ईयर्स, फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ चला, वहां से लेकर आगे तक चलेंगे हम लोग तो क्या हो गया, ये सारे थ्योरी जो है वो बायोजेनिक। तो क्लियर है ना? अच्छा, अब आगे जो आता है, चलिए जी, इसके बाद में यहाँ पर इसका एक मेजर पॉइंट्स हम टॉप्स में लीजिए, क्योंकि मैं कुछ और पॉइंट्स में डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपको। और बेसिकली इसमें आप कहेंगे कि लाइफ जो है दैट वाज डेवलप्ड इन ओशियंस एज हॉट डाइल्यूट सूप। मायने क्या हुआ, देखिए नॉर्मली क्या था, नॉर्मली समझ लें इसको, बाकी डेटा मैं आपको दे दूंगा। इसमें जो लाइफ ओरिजिनेट है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर मैंने बताया कि धीरे धीरे क्या थे, क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बनने से क्या है, गैसेस बनी, गैसेस बन के वाटर बने, वाटर वेपर्स बनी, वाटर वेपर्स धीरे धीरे ठंडे होनी शुरू हुई, कंडेंस हुई, कंडेंस होकर के बरसनी शुरू हुई। या तो क्लियर है ना?
नीचे की तरफ वोल्केनो फट रहे थे, वो सारा एटमॉस्फेयर कैसा था, गर्म था। वोल्केनोस बने, कुछ वोल्केनो क्या होगा आपने पढ़े, कई तरह के ज्वालामुखी होते हैं, कुछ धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, कुछ लंबे टाइम के बाद में फिर से बढ़ते हैं। तो ये शांत हो गए, उसमें क्या है, उनका मुंह बन जाता है, क्रेटर बोलते हैं जिसको। यस, तो जब क्रेटर बन जाएगा, उसके अंदर कैविटी बन गई, कटोरा जैसा बन गया, पानी आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, वहाँ पर रुकेगा, लेकिन नीचे से कैसा है, गर्म है, क्या होगा, लगातार फिर बॉयल करना शुरू करेगा, और बॉयल होगा, फिर वहाँ पर पेपर बन के चला जाएगा। तो काफ़ी टाइम तक तो यही प्रोसेस चलता रहा कि कंडेंस होकर के पानी नीचे आया, फिर गर्म होकर के वापस चला गया, फिर गर्म ठंडा होकर के नीचे आया। तो इस तरह से क्या हुआ, अर्थ का जो सरफेस था धीरे धीरे कूल होने लगा। यहाँ तक क्लियर है ना। दूसरा, ज्वालामुखी और ज़्यादा फटने लगे। कारण क्या होता है, जब सरफेस ठंडी होगी, नीचे ज़्यादा हीट है, तो जगह जगह से क्या अपने स्पॉट्स ढूंढने लगे। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा, आप थ्योरीज पढ़ते हैं जिसमें एक आपकी आती है टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। यस, तो वहाँ पर आप बात करते हैं अलग अलग प्लेट्स के अंदर मूवमेंट्स होते रहे। ओके, तो जगह जगह पर क्या पहाड़ वहाड़ बनने शुरू हो गए, कहीं घाटियाँ बननी शुरू हो गई। अब जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन शुरू हुआ। वाटर बॉडी जिसमें पानी क्या था, फिर भी उबल रहा था। मैंने अभी बात की आपसे, हॉट डाइल्यूट सूप, सूप का मतलब थोड़ा सा कंसनट्रेट हो गया। यहाँ क्या हुआ, अल्टीमेटली छोटे छोटे से हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से मिला, अमोनिया बन गई, बताया ना, फर्स्ट इनऑर्गेनिक। हाइड्रोजन है, कार्बन से मिला, अल्टीमेटली मीथेन बन गई, फर्स्ट ऑर्गेनिक। इसी तरह से वाटर वेपर्स बनी, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिली। ओके, स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर वेपर्स टूटी, ब्रेक हुआ उनका, यस, हाइड्रोलाइसिस हुआ, सॉरी क्या बोलते हैं इसके लिए, फोटोलाइसिस हुआ अल्ट्रावायलेट रेज में। तो जो ऑक्सीजन बनेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, ये तुरंत नाइट्रोजन से रिएक्शन किया। ओके, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन करके फ्री स्टेज में नहीं रहा, बस सीधी सी बात, फ्री स्टेज में नहीं रहा, तो एटमॉस्फेयर कैसा बना रहा, रिड्यूसिंग बना रहा, और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मतलब NO2, यस, NO3, नाइट्रेट्स वगैरह ही बनने शुरू हो गए। क्लियर है ना। तो यहाँ पर मैंने नाम दिया कि जो लाइफ का फॉर्म है, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस आपको याद रखना है, एंड दैट इज अबाउट, ये कहते हैं कि नॉर्मली लाइफ जो है एज अ हॉट डाइल्यूट सूप इन द ओशियन डेवलप हुई। उसके बाद में यहाँ क्या हुआ, इसमें केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, उसमें इसमें इंटरेक्शंस हुए, जिससे क्या हुआ, माइक्रोमॉलिक्यूल्स बने। ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से मिली, फिर आपका क्या हुआ, मीथेन बना, अमोनिया बना, ये सारी चीज़ें बनी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या हुआ, अब यहाँ पर ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होने शुरू हुए। माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी नहीं कहेंगे हम लोग, हमने कहा कि अमोनिया है, मीथेन है, ये सब चीज़ें। इस तरह से लाइट मॉलिक्यूल बैठ के माइक्रोमॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए, जैसे अमीनो एसिड्स बनने शुरू हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स बनने शुरू हो गए, फैटी एसिड्स कह सकते हैं आप लोग। तो लो मॉलिक्यूल बैठ के एटम बनने शुरू हो गए। तो क्लियर है। अब ये आपस में क्या हुआ, रिएक्ट किए, फिर इस तरह से क्या लार्ज माइक्रोमॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे कि RNA है, याद रखना, पहले RNA बना, बाद में DNA आया। ओके, तो क्या हुआ, RNA बना, उसके अलावा प्रोटीन्स बने होंगे, पॉलीसैकेराइड्स बने होंगे, इस तरह के मैक्रोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो क्लियर है ना। अब इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स से क्या हुआ कि कुछ प्रोबायोन्स, एक नाम याद रखिएगा, मैं आपको भी बताया, दैट वाज हॉट डाइल्यूट सूप। फिर मैं बताया माइक्रोमॉलिक्यूल्स, फिर बताया मैंने आपको मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो मैंने बताया जैसे कि अमीनो एसिड, जैसे कि फैटी एसिड, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह वगैरह। तो क्लियर है ना। यहाँ माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर हमने बात की, जैसे कि RNA, स्पेशली आपने कहा छोटी प्रोटीन्स। ओके, इसके अलावा आपने बताया कि आप कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ये मोनो वगैरह होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह बनना शुरू हो गए। तो क्लियर है ना। लाइफ कहीं नहीं है, लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, अब इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, एक टर्म आती है दैट इज प्रोबायोन। प्रोबायोन इसके लिए बोलेंगे, प्रो पहले, बायोन मींस लाइफ। ऐसे ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स मिले, मैक्रो विदाउट लाइफ, यस, ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल जिनके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं था, इसको क्या नाम दिया उन्होंने, इनको नाम दिया प्रोबायोन्ट्स। प्रोबायोन्ट्स के 2-3 टर्म्स और आती हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं कोई सर्वेट्स, यस, एक नाम पढ़ते हैं माइक्रोस्फीयर्स। तो क्लियर है ना।
प्रोटीन थे जिसकी चारों तरफ लेयर बननी शुरू हो गई। तो ये क्या हुआ, दीज आर कॉल्ड प्रोबायोट्स। प्रोबायोट से क्या हुआ, उसके बाद में आरएनए वायरसेस मान के चलते हैं ये बने शुरू हुए। वायरसेस होते क्या है, बीच में न्यूक्लिक एसिड है, चारों तरफ प्रोटीन की कोट बन गया, बात हो गई, बन गया वायरस। यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा, अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, फिर मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया था कि आपने बताया क्या बनेगा, प्रोकैरियोटिक सेल बनेगी, प्रोकैरियोटिक में हेटेरोट्रॉफिक पहले बनेगी, एनारोबिक हेटेरोट्रॉफिक सेल, उसके बाद में क्या होगा, एनारोबिक ऑटोट्रॉफिक सेल, ऑटोट्रॉफिक सेल। ऑटोट्रॉफिक में पहले बात करेंगे तो एनारोबिक, ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफ, फिर उसके बाद में फोटो ऑटोट्रॉफ बनने शुरू होंगे। बात क्लियर है ना। अब उसके बाद में क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉफ बनते ही ऑक्सीजन बनी, मैं आपको बताया, ऑक्सीजन बनते ही क्या होगा, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन होगा, अल्टीमेटली फोटो ऑटोट्रॉफ जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले होंगे वो बनना शुरू होगा। क्लियर है ना, जिनको लोग एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्लियर है। इस तरह से क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। चलिए, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट, तो जो स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट है इसमें कुछ गैसेस का उन्होंने कॉम्बिनेशन बना करके चले थे। इन गैसेस में जो उनका एक एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक्सपेरिमेंट को देख लीजिएगा। एक बड़ा सा बल्ब लिया, उसके अंदर 2 स्पार्क्स लगाए, चार्ज दिए उसके अंदर, और फिर वो ट्यूब घूमती हुई नीचे की तरफ कंडेंसर से होती हुई आई जिसको ठंडा करेगा, फिर नीचे की तरफ से फिर वापस जो है जाकर रिटार्ड में वो फिर वापस गर्म हो रहा है। इस तरह से प्रोसेस घूमता रहा। पहली चीज़ आती है इसमें कि जो बल्ब के अंदर नॉर्मली गैसेस बनी, इसमें 3 गैसेस को याद रखना है जिनका रेशो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द रेशो वाज 2:1:2। बात क्लियर है ना। और इसके अंदर पर्टिकुलरली जो थी, नंबर 1 मीथेन गैस, दूसरे नंबर पर अमोनिया और तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन। इन 3 गैसेस को उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए था, क्योंकि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये 3 गैसें ही अवेलेबल थी, बट वाटर गैस मतलब वाटर वेपर्स बिल्कुल नहीं थे। तो क्लियर है ना। अच्छा, अब कहने का मतलब क्या हुआ, इनका जो रेशो था मैं बताया था 2:1:2, ये वाला रेशो लेकर चलेंगे। इसके बाद जब 18 दिन बाद में इस एक्सपेरिमेंट को देखा तो नीचे की तरफ कंडेंस होने के बाद जो हम लोग बात किया ना हॉट डाइल्यूट सूप, इसमें जब टेस्ट किया गया इसके अंदर सिंपल टाइप ऑफ द अमीनो एसिड को लेबोरेटरी में बनाने में कामयाब हो गए। अब सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमीनो एसिड कौन कौन से बने आपको मालूम होगा, जब आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो उसमें आप पढ़ते हैं सबसे छोटे अमीनो एसिड वगैरह जो लेकर चलते हैं। सो दैट इज ग्लाइसिन था उसके अंदर एलेनिन था, और तीसरा कौन सा था, एस्पार्टिक एसिड। मैंने क्या बताया, जो मिलर एक्सपेरिमेंट था, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, इसमें मैंने बताया कि जो जरूरी बात आती है वो एक तो आती है 2:1:2। कौन सी गैस, यहाँ पर बताया अमोनिया, इट वाज मीथेन एंड हाइड्रोजन। ओके, अच्छा, दूसरा आफ्टर 18 डेज यहाँ पर जो बन जाएंगे अमीनो एसिड्स